हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के लेक्चर में हम हमारे 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक या रादर चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो हमारा टॉपिक है जनरल वैल्यूज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, और इस पर बेस्ड काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज और उनके एक्सटेंशंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके अलग अलग वर्जन्स हम सीख रहे हैं। तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और आज इस पार्ट 4 में उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई होप आप जानते हैं दैट मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी आपको ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कुछ नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, और इसके साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि ये आपके एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में पूरे के पूरे कोर्सेज, कंप्लीट प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं विद आवर प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि हमारा आईआईटी जेईई का कोर्स मॉड्यूल जो है वो आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है और क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर एक चैप्टर के हर एक सिंगल टॉपिक का डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और एक थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बनाएं, ताकि आप अच्छे से उस कंसेप्ट को समझें और उस कंसेप्ट में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखे, उन्हें और मजबूत और कंसोलिडेट करवाया जाता है, ताकि हर चीज़ आपकी अच्छे से कवर हो, आप हर एक चीज़ अच्छे से सीखें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स आपको जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा होता है तो उस पर आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाती है। डीपीपी के लिंक्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जिस भी दिन डीपीपी रिलीज होने वाली होती है उसके जस्ट पहले वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डीपीपीज मिल जाती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, उन प्रैक्टिस शीट के अलावा आपको बेशक उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी डीपीपीज ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती हैं, बल्कि इनके भी, या रादर जो भी हम सारी चीज़ें करने वाले हैं इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन और उसका वीडियो सॉल्यूशन हम इंश्योर करेंगे कि आपको बेशक मिले। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आप इंश्योर करिए कि हम इन सारे अलग अलग मोड्स के थ्रू, मतलब इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, डीपीपीज, प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, डाउट्स, आपके ये सारी जो चीज़ें हैं इनके थ्रू हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर देने की कोशिश करेंगे। यानी कि आईआईटी जेईई और मेंस जैसी एग्जाम में आपको हर तरह के क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए। तो एक मोटिव तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बिल्ड करना, ताकि आप हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करना सीख पाएं, और डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग, मतलब हर एक अलग अलग तरह के क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को आसानी से फेस करने की आदत डाल लें। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपको हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिन्हें आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, और हम साथ में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम का थॉट प्रोसेस समझ पाएँ कि एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो एग्जैक्टली किस मैनर में क्वेश्चंस को प्लान करती है, वो कैसे क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आप एग्जाम को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, आप एग्जाम का लेवल समझ सकते हैं, और बहुत सारी बारीकियाँ आपको क्लियर होती हैं। तो जितनी ज़्यादा इंसाइट्स आपको पास्ट ईयर्स क्वेश्चन से मिलती है उतनी कहीं और से नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि देखो हमने तैयारी कितनी अच्छी की है, हमारी चीज़ें कितनी सिस्टमैटिक रही हैं, ताकि यहाँ पर आकर चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होगी। एंड ऑफ कोर्स वही सारी चीज़ें तो कंटिन्यूशन में है, मतलब मेथडोलॉजी बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स। हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, फिर ग्रेजुअली लेवल इंप्रूव होगा, मॉडरेट एंड टफ, और बेशक हम जेईई एडवांस तक की तैयारी हर एक चैप्टर को लेकर करेंगे। बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रहेंसिव हम तैयारी करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप यकीन करिए आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे, यानी आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउट्स फॉरवर्ड करने का तरीका बड़ा आसान है, या तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ एक बटन दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा। जो भी आपका डाउट है उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन में एक प्रॉपरली क्रॉप करके फोटोग्राफ लीजिए और उसे हमें फॉरवर्ड करिए। रिमार्क में प्रॉपरली आप हमें लिख दीजिए कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं, और वो डाउट सारे जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स के, तो एक कंबाइंड लेक्चर में आपके सारे डाउट्स भी हम एड्रेस कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपके वीकली टेस्ट पेपर भी होंगे, यानी चैप्टर वाइज प्लान किया जा रहा है कि हर एक चैप्टर के आपके टेस्ट हो, हर एक चैप्टर को आप स्टडी कर पाएँ, मतलब हर एक चैप्टर को आप एसेस कर पाएँ कि आपके एंड से आपने उसको कितना इम्बाइब किया है, कितने अच्छे से उसे सीखा है, कितने अच्छे से उसे लर्न किया है। तो आप सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, खुद का एवेल्युएशन कर सकते हो कि आप उस चैप्टर में कहाँ स्टैंड करते हो, उस चैप्टर पर आपकी प्रोग्रेस कितनी है, और उस चैप्टर पर आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, किन पर और काम कर लेना है। इस तरीके से एक और अच्छा तरीका जिसके थ्रू आप अपनी हर चैप्टर की तैयारी को अच्छे से एवेल्युएट कर पाएंगे। ना सिर्फ
सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि आपकी एग्जाम को लेकर कोई गाइडेंस, कोई नोटिफिकेशन, कोई नॉन अकेडमिक इशू है, हर उस चीज़ को लेकर भी आपको हम हमेशा अपडेट देते रहेंगे। यानी आपकी हर वो चीज़ जिससे आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कर पाएँ, उस हर एक चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी को बिल्कुल हैम्पर ना होने दें और अच्छे से उसे कंटिन्यू करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपके वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी एग्जाम के वक्त जो आपको एंजाइटी सी होती है कि ये चैप्टर रिवाइज हुआ है या नहीं, तो एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, एक शॉर्ट वन शॉट रिवीजन जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ताकि ये तो सब चल ही रहा है, बाकी एग्जाम के वक्त एक एक बार और सारे चैप्टर्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे ताकि आप फोकस होकर, मतलब रादर आई वुड से कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएंगे इस अश्योरेंस के साथ कि आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज भी हो गए हैं और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे होंगे। इन स्टूडेंट्स, यकीन करिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी, यानी कि आपकी मॉक टेस्ट सीरीज, यानी रियल एग्जामिनेशन को आप और कई दफ़ा फेस कर चुके होंगे इन मॉक्स के थ्रू। आप उस एम्बियंस को फील कर चुके होंगे, आप उस प्रेशर को फील कर चुके होंगे, आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर चुके होंगे कि किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ पर कैसे हम जाते हैं, कहाँ पे हम अपने स्कोर को और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ और बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार अटेम्प्ट करके आप उसमें और बेहतर होते चले जाते हैं और आप उसको और बेहतर बनाते चले जाते हैं। तो बेशक वो ऑप्टिमाइजेशन भी हम कर रहे होंगे इन मॉक के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज का लेक्चर डायरेक्टली बेस्ड है हमारे पिछले ही लेक्चर के कंटिन्यूएशन में, जहां हमने देखा था कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था। इस बार प्लस की जगह अब हमने नेगेटिव साइन ले लिया। आई होप ये सारी बातें आपको डिटेल में पता है कि सर बड़ी सिंपल सी बात थी, जहाँ पे हमने सीखा था, क्या सीखा था स्टूडेंट्स, कि अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मुझे बनाना है तो मैं कौन से फॉर्मूले की हेल्प लूंगा। स्टूडेंट्स, हमें सीधी सी बात पता है कि सर अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आप ये वाला पॉइंट निकाल लेते हो कि साइन a माइनस बी वाला एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं, आई होप यही वो एक्सप्रेशन है। और साइन a माइनस बी, याद करिए स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक हमारा क्या हुआ करता था, साइन a कॉस b, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस a साइन b या साइन b कॉस a, जैसा भी आप लिखना चाहें। So this is cos A sin B. So this is how things are planned, this is how things are arranged. तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। And I hope you know, अगर मैं sin A को x ले लेता हूँ तो स्टूडेंट्स cos A कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं sin B को y मान लेता हूँ तो cos B कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा और उसी तरीके से हमारा ये फॉर्मूला भी बन जाएगा और इसे भी हम इजीली लिख सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बात करें, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, तो अक्सर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही वर्जन यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला या ये फॉर्म हम हमारे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन क्या सर सिर्फ यही यूज़ कर रहे होंगे, हर बार बस इसी पर ही रिलाई करेंगे? वही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से डील करते हो तो आप थोड़ा सा डायलेमा में जाते हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आ रही होती है कि सर वापस वही, ये है साइन इनवर्स x और ये है साइन इनवर्स y। और अगेन इन दोनों की अगर मैं प्रिंसिपल रेंज की बात करूं तो याद करिए स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदलेंगी, और जब चीज़ें बदलेंगी डेफिनेटली ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। और जब चीज़ें बदलेंगी तो बेशक कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है। तो दिस समथिंग ऑफ इसका जब साइन इनवर्स लेंगे आप तो बेशक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होगा, लेकिन ये एक डिफरेंस है जो कि इस प्रिंसिपल रेंज को, मतलब इसके और इसके सिंक में आने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उस सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हम चाहते हैं आप सीधे सीधे याद रखें। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट्स क्या हैं स्टूडेंट, जैसा हमने याद करिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले में सीखा था, आपको आई होप याद होगा, वही हमारा फ्लो चार्ट। बस एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, हम क्या किया करते थे सर, हम सबसे पहले तो देखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सर अगर ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, दोनों सिनेरियो याद करिए स्टूडेंट्स। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता था तो एक अलग सिनेरियो बनता था, लेस देन 1 होता था तो अलग सिनेरियो बनता था। फिर हमने 3 केसेस और एक्सप्लोर किए थे स्टूडेंट्स। पहला, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो, मतलब x और y बेसिकली -1 से 1 के बीच हो, तब तो एक सॉर्टेड सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला लगा करता था। फिर हमारे 3 वर्जन और निकल के आते थे स्टूडेंट्स, याद करिए। पहला केस वो जब x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ करता था, दूसरा केस जब x और y दोनों ही पॉजिटिव होते थे यानी 0 से 1 के बीच, और तीसरा केस जब x और y दोनों ही नेगेटिव हुआ करते थे यानी कि -1 से 0 के बीच में। तो इस तरीके से हमने चीज़ें वर्कआउट होते हुए
देखी हैं और इस तरीके से हमने इन अलग अलग फॉर्मूले के अलग अलग वर्जन्स को देखा है। इसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें उसी तरीके से ऑलमोस्ट हो रही होंगी, लेकिन थोड़े से माइन्यूट से और अमेंडमेंट्स के साथ, थोड़े और चेंजेस के साथ, थोड़े और अपग्रेडेशंस के साथ। कैसे चेंजेस, आइए देखते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। पहला ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन तो बड़ा सॉर्टेड सा स्टूडेंट्स, वही जो हमने सीखा था कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 और एक्स और वाई -1 से 1 के बीच ही होना है, क्योंकि एक्स और वाई तो -1 से 1 के बीच ही होंगे ना स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग एंड साइन इनवर्स ऑफ y, this x and y are going to lie between -1 and 1. definitely this cannot be denied. but what about this part? yes, अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का सम अगर सर 1 से छोटा है तो डेफिनेटली आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसी फॉर्म में यूज होता है, इसमें नो चेंज, दिस डज नॉट चेंज। एंड बेशक एक और केस है, एक और सिनेरियो है जब आप यही फॉर्मूला यूज करते हो। सर अगर गलती से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बियॉन्ड चला गया तो वापस 3 केसेस स्टूडेंट्स याद करिए। कौन से 3 केसेस? सर 3 केसेस ये कि अगर एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, पहला केस। वापस वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बियॉन्ड चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बियॉन्ड चला गया। आपको सबसे पहला जरूरी पॉइंट समझ आ रहा है? पहले तो आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो बात खत्म, हम सीधे सीधे हमारे फॉर्मूले का वर्जन अप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये 1 से बड़ा हुआ तो अब मेरे सामने मल्टीपल केसेस अराइज होते हैं। कैसे मल्टीपल केसेस स्टूडेंट्स? पहला केस तो ये कि सर अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। अब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का आप मतलब समझ रहे हो? आई होप आपको पॉइंट डाइजेस्ट हो रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है सर? या तो जब दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। तो जब एक्स और वाई या तो दोनों ही -1 से 0 के बीच हो या फिर दोनों ही 0 से 1 के बीच हो, जब ऐसा हो रहा होगा तो वापस हम हमारा यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगेन प्रॉब्लम तब आने वाली है सर जब आपका x, ये जो x है ना, ये जो है आपका, ये जो है, मतलब आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट x और y का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि जो पॉजिटिव साइन वाला साइन इनवर्स आप ले रहे हो ये जो है ये x है, और नेगेटिव वाला जो साइन इनवर्स में जो ले रहे हो ये y है। इस तरीके से प्लीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी और क्रूशियल बात है। ये क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब ये जो x है, अगर ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ऑब्वियसली इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो दो सिनेरियो, ये वही सिनेरियो है कि सर x और y का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन x और y का जो प्रोडक्ट नेगेटिव है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात ये नजर आ रही है सर कि इस वाले केस में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और इस केस में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सर जब x पॉजिटिव है तो सिंपल सा प्लस पाई, और जब x नेगेटिव है तो माइनस पाई। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरा पॉइंट डाइजेस्ट हो रहा है। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, सर हमें x और y को देखने की ही जरूरत नहीं होगी। अगर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना, बस ये तो इंश्योर करना ही है कि एक्स और वाई -1 से 1 के बीच हो डेफिनेटली। पर बाकी केसेस आई होप थोड़े से ट्रिकी हैं जिन्हें आपको समझ लेना जरूरी है। अगर मैं एक जनरलाइज्ड वर्जन बताऊं इसका, तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा स्टूडेंट्स, सर सबसे पहले तो मैं इसका वापस फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में वो पिक्चर रह जाए और आप ये फॉर्मूले लगाना सीख पाए। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करते चलिए कि हमने सीखा है कि सर पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, मतलब जैसे ही वो फॉर्मूला दिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो पहले तो ये चेक कर लो कि ये जो एक्स और वाई है -1 से 1 के बीच है, बेशक वो चेक करना जरूरी है। फिर आप क्या करोगे, आप उन दोनों के स्क्वायर का सम करके देखोगे। अब आपके सामने अलग अलग सिनेरियो आएंगे। कैसे सिनेरियो सर? सर पहली बात तो ये कि हो सकता है ये 1 से छोटा ही हो, और दूसरी बात ये कि हो सकता है ये 1 से बड़ा हो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पहली बात तो ये जब ये 1 से छोटा है, और दूसरी बात जब ये 1 से बड़ा है। जब ये 1 से छोटा है तो सीधे सीधे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे फॉर्मूले का स्टैंडर्ड वर्जन विदाउट एनी चेंजेस। लेकिन सर जब ये 1 से बड़ा हुआ तो वापस 3 बातें निकल कर आती हैं। 3 कौन कौन सी बातें स्टूडेंट्स? पहली बात, जब ये 1 से बड़ा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया सर कि x और y जो है इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, जब x और y इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होना आई होप आपको पता है, आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग, आई एम रियली सॉरी, नेगेटिव नहीं स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए पॉजिटिव। लेट मी जस्ट डू दिस स्मॉल करेक्शन, ये होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव वाला सिनेरियो तो यहाँ पर है। आई होप यू रिमेंबर। अब दो और सिनेरियो, रादर वो एक ही सिनेरियो का एक्सटेंशन, कि जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। ये 2 तरीकों से हो सकता है स्टूडेंट्स। एक्स और वाई का प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो तो एक केस तो ये सकता है सर कि जब एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना। एक केस तो ये स्टूडेंट्स की जो x है वो 0 से 1 के बीच है, एंड ऑफ कोर्स y जो है स्टूडेंट्स वो जो है वो -1 से 0 के बीच है। या फिर इसका उल्टा, ये कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स, वो केस जब सर जो x है, जब जो x है सर वो नेगेटिव है, यानी x जो है
वो -1 से 0 के बीच में है, एंड यहाँ पे भी एंड लगा लेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एंड सर जो y है वो 0 से 1 के बीच है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको क्या क्या फॉर्म यूज करना है उस बारे में ही बात करने वाले। याद रखना बहुत सिंपल सा टास्क है स्टूडेंट्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इसे सीधे सीधे ऐसे सोचो। पहली ये हमारा आइडियल केस है कि सर x² y² अगर लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, एंड अगर बस इतना ये कंडीशन फुलफिल हो गई, जो कि होना जरूरी है कि x और y दोनों ही हमेशा -1 से 1 के बीच तो होनी चाहिए, सभी जगह वैलिड है ना। ये तो हमारी सिंपल सी बात है। तो हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट्स? x मतलब साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स √1 - y² माइनस y टाइम्स √1 - x²। और यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि पहले आप x को ही लें और फिर आप y को लें। और जब आप x को ले रहे हो तो 1 - y² इनसाइड एन अंडर रूट, और जब आप y ले रहे हो तो √1 - x²। ये बहुत छोटा सा एक तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ सर। इसके साथ साथ और क्या, आई होप यू रिमेंबर, जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तब भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए एक और फेवरेबल केस आता है, वो होता है जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, यानी जब या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, उस केस में भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज करते हो। अब बस याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि सर यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ मत याद रखिए, x से रिलेट करिए। सर जब x पॉजिटिव है ना, जब x पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये वो सिनेरियो है जब x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो सर जब x पॉजिटिव है ना, तो कुछ मत करो, आप पाई में से स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट कर दो। आप पाई में से स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट कर दो। और सर जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो आप क्या करो सर? सर आप -पाई में से स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट कर दो। आई होप ये बातें आप रिकॉल कर पाएंगे, इन्हें अच्छे से समझ पा रहे हो इस फ्लो चार्ट के थ्रू, इसे और आप क्लियरली याद रख पा रहे हो, मेरा ऐसा यकीन है, और इससे अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। तो इस पिक्चर को अगर याद रख पाओ तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, इससे आप चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे। तो जल्दी से इस बात को बॉइल डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने अभी जो सीखा वो क्या सीखा सर? हमने सीखा इस फॉर्मूले का एक्सपांशन, हमने सीखा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये x है और ये y है। अब इसके हमने 3 वर्जन सीखे बेसिकली, उन 3 वर्जन्स के अपने अपने अलग अलग कंडीशंस। एक वर्जन जो हमने सीखा वो तो सर सीधा सीधा है क्या, साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स √1 - y² माइनस, आई होप यू रिमेंबर, माइनस y टाइम्स √1 - x²। ये आपका पहला वर्जन। इसके अलावा एक और वर्जन क्या आ रहा था स्टूडेंट्स? हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यही वर्जन, साइन इनवर्स ऑफ कितना स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स √1 - y² माइनस y टाइम्स √1 - x²। एंड नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, हमने एक और वर्जन सीखा, वो वर्जन क्या था सर? -पाई माइनस, आई होप यू रिमेंबर, हमने ये सारे वर्जन्स देखे, ध्यान से सुनिए, पाई माइनस और -पाई माइनस, है ना। और जब ऐसा होता है सर तो बड़ी सिंपल सी बात ये थी, -पाई माइनस क्या करेंगे सर? उस केस में हो जाता है साइन इनवर्स वही एक्सप्रेशन x टाइम्स √1 - y² माइनस y टाइम्स √1 - x²। इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये कब, कौन सा सिनेरियो हम बना रहे थे, कब कौन सी चीज़ हो रही थी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन था सर। पहली चीज़ तो ये तीनों में ही x और y जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। इसमें थोड़ा और वो स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बेशक x और y जो है वो -1 से 1 के बीच होना जरूरी है। लेकिन सर ये वो केस है स्टूडेंट्स, याद करिए, जब आपका x² और y² है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो सर कुछ मत सोचो, जैसे ही x² और y² लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, एंड ऑफ कोर्स ये तो तय बात है सर कि ये तो आपको इंश्योर करना ही है हमेशा कि x और y -1 से 1 के बीच है, तो आप बेशक ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देना। सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक और हालात में लग सकता है, वो कौन सा सिनेरियो स्टूडेंट्स? याद करो, जस्ट अभी एक्सप्लोर किया हमारा ये वाला स्टैंडर्ड केस के अलावा एक और केस, कौन सा सर? अगर आपका x² y² जो है, x² + y² है, अगर ये सम 1 के बियॉन्ड चला भी गया, लेकिन अगर फॉर्चुनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है x और y का, यानी दोनों ही या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, उस केस में भी सर फॉर्चुनेटली हम इसका यही वर्जन यूज़ करेंगे। आई होप ये बात याद रहेगी। फिर सर ये और ये वर्जन कब यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, ये जो सिनेरियो निकल कर आया है, कौन सा सिनेरियो स्टूडेंट्स? सर जब x² + y² जो है वो ग्रेटर देन 1 है, वो सिनेरियो। बस तब ये इंश्योर करिए कि अब ये जो दो केसेस है तब है जब x y का प्रोडक्ट नेगेटिव है, जब x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव है। बट इसमें नया रियलाइजेशन क्या है सर? सर ये तब है जब x जो है वो तो पॉजिटिव है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आई होप ये +पाई से याद
रख पा रहे हो। प्लस पाई मतलब x पॉजिटिव, माइनस पाई मतलब x नेगेटिव, ऐसे ऐसे याद रखना। तो जब x पॉजिटिव है सर, जब x पॉजिटिव है मतलब क्या सर, जब x पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि सर जब x 0 से 1 के बीच है, जब x 0 से 1 के बीच है, एंड ऑफ कोर्स सर y जो है वो नेगेटिव है, यानी वो -1 से 0 के बीच है, उस केस में आप ये यूज़ करेंगे। और सर जब x नेगेटिव है, बेशक ये तो हो जाना ही है कि सर जो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर वो 1 के बियॉन्ड निकला, अगर वो 1 से ज़्यादा हुआ, तो बस ये और चेक कर लो सर, आप ये और चेक कर लो, अगर x आपका हुआ नेगेटिव, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो सर, अगर x हुआ नेगेटिव एंड जो y है सर वो हुआ अगर आपका पॉजिटिव, अगर y हुआ पॉजिटिव, अगेन जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव, जब x पॉजिटिव y नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव। तो इन दोनों केसेस में बेसिकली ये वो केस है जब प्रोडक्ट जो है आपका वो नेगेटिव है, लेकिन किस तरीके से सर, x पॉजिटिव तो प्लस पाई, x नेगेटिव तो माइनस पाई। आई होप आप याद रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स तो होना ही है दोनों केस में। ये एक हमारा स्टैंडर्ड सा वर्जन जिसे मेरे ख्याल से आप इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे और इसे भूलेंगे नहीं। आई होप आप फॉर्मूले वाली चीट शीट बना रहे हो, एक अपनी शीट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप सारे फॉर्मूले नोट डाउन करते चले जा रहे हो, सारी चीज़ें लिखते चले जा रहे हो। बेशक मतलब जो बातें मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ वो बड़ी सिंपल सी हैं। एक तो आप अपने नोट्स बना ही रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स लेते जा रहे हो, है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उन्हें हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चन है आई होप उन्हें कहीं और किसी बुक में भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्वेश्चंस आई होप आप किसी और कॉपी में सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना एक अलग कंसर्न है। और क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, बिफोर द टीचर, मतलब जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊं तो पहले वीडियो पॉज करके आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर उसका सोल्यूशन देखना है, नहीं हो तो, और हो भी जाए तो सोल्यूशन जरूर देखिए, वेरीफाई करिए अपनी अप्रोच, अपना आंसर। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि फॉर्मूले फॉर्मूले को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। सारे फॉर्मूले एक शीट पर, मतलब यू क्रिएट शीट्स, जिस भी चैप्टर की है उसकी शीट्स बनाते जाओ, उसमें फॉर्मूले बनाते जाओ, और वो फॉर्मूले मतलब ये एक नोट्स अलग है आपके और फॉर्मूले आर सेपरेट थिंग। ये सारे फॉर्मूले अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करिए। मैथ्स में 11th एंड 12th दोनों के फॉर्मूले अच्छे से पेस्ट करते चलिए चैप्टर वाइज। ये फॉर्मूले आपके बहुत काम है, रिवाइज करते चलिए, ना दोहराते रहिए। दोहराने का मतलब या इंटेंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, याद रखने के लिए, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए इटरेशन बहुत ज़रूरी है, उन्हें रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हम दोहराएंगे, जितना हम रिपीट करेंगे, वो फॉर्मूले हमारे फिंगर टिप्स पर होंगे और हम बहुत अच्छे से उन्हें याद रख पाएंगे, हम उन्हें बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में आप सारे फॉर्मूले बार बार डिराइव नहीं कर सकते, आप बार बार ऐसी हर चीज़ सोच नहीं सकते कि ऐसा ऐसा वैसा कैसे होगा, इसको ऐसा बना लेते हैं। आपको चीज़ें याद रखनी होंगी ताकि हम फटाफट अपनी फिंगर टिप्स पे चीज़ें रिकॉल कर पाए और क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस कर पाए। जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं उन्हें बार बार डिराइव करना डज नॉट मेक एनी सेंस, और ये एक इंटेलिजेंट मूव नहीं है। IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। तो फॉर्मूले के नोट्स भी बनाते चलिए और उन्हें अपनी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट करते चलिए ताकि आप अच्छे से सारे फॉर्मूले याद रख पाएँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और एक शानदार सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब सर मेरा कंसर्न तो क्या है, मेरा कंसर्न तो बड़ा सिंपल सा है कि सर आप कुछ मत करो, 1/3 और 2/3 का स्क्वायर करके आप ऐड कर लो, और अगर ये जो सम है अगर ये 1 से कम हुआ तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर ये 1 से ज़्यादा हुआ तो फिर हमारे दो नए केसेस निकल के आते हैं। और ये स्टूडेंट्स माइनस वाला केस नहीं है, प्लस वाला है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उस पर बेस्ड है एप्लीकेशन। इसे देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो क्या हो रहा है सर साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3। तो एक छोटा सा काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो 1/3 का स्क्वायर कर लेता हूँ एंड 2/3 का भी स्क्वायर कर लेता हूँ और इनका सम करके देखता हूँ। तो 1/3 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी 1/9। 2/3 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4/9 एंड मेरे ख्याल से दिस इज 5/9 विच इज क्लियरली लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। FP सारे बेसिक्स आपको पता है सर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो फ्रैक्शन आपका 1 से छोटा है। अब ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि जब x² + y² ही अच्छा ग्रेटर देन 1 होता तो मैं कुछ सोचता, पर चूंकि ये लेस देन ही 1 हो गया तो मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दूंगा, हमारा स्टैंडर्ड वर्जन अप्लाई कर दूंगा। तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x कितना है सर, अब मैं x नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसे 1/3 टाइम्स अंडर ओवर 1 - y²। तो अंडर ओवर 1 - y² कितना स्टूडेंट्स 4/9। तो ध्यान से सोचो, इमेजिन करो, मतलब प्लीज ये कैलकुलेट अब आप ब्रेन में करना शुरू करिए। अंडर ओवर 1 - 4/9, चलो मैं लिख देता हूँ अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, पर ग्रेजुअली इसे हैबिट डेवलप करिए कि आप ये चीज़ें बार बार ना लिखें और आप कम से कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में कैलकुलेट करें। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस y टाइम्स
अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज व्हाट 1/3 का स्क्वायर, दैट्स क्लियरली 1/9। तो चीज़ें इस तरीके से हो रही होंगी और वो इसी एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स के। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो मुझे पाई माइनस पाई कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगेगा। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स के। तो क्लियरली जब ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, अगर वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो बेशक हमारा जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो क्लियरली एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव यानी 1 1 ऑन 2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो इस एक्स के इक्वल ही होना तय है। आई होप ये बात आपको समझ आती है। तो साइन इनवर्स कैन बी नलिफाइड और इनके अंदर की वैल्यूज कैन बी कंपेयर्ड। और अगर ऐसा हो रहा है तो सर इस वाले पार्ट को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैंने चाहा कि मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सर 1/3 यहाँ पे देखा तो 9 माइनस 4/9। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, यानी 5/9। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। अंडर रूट 5/3 मुझे यहाँ से दिख रहा है। आई होप आपको ये बात नजर आई। तो ये कितना हो जाने वाला है, x इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए ये तो 3 है, यहाँ से भी 3 आएगा और ऊपर है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5/3 इंटू 3। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अंडर रूट 5/9 मुझे यहाँ मिलेगा, तो इस तरफ तो मिलेगा अंडर रूट 5/9 प्लस व्हाट अबाउट दिस पार्ट स्टूडेंट्स, इस पार्ट को भी ध्यान से देखिए। सर अगर यहाँ पर देखना चाहें तो बहुत सिंपल सा 9 माइनस 1 दैट्स अंडर रूट 8 है ना, अंडर रूट 8 अपॉन 9, और वो जो 9 है उसका अंडर रूट होगा 3, तो 3 इंटू 3 क्लियरली 9, और यहाँ पर है अंडर रूट 8, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 8 है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, न्यूमरेटर में जो भी है 2 टाइम्स अंडर रूट 8 जिसे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, बट डिनोमिनेटर हैज़ दिस 9। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और सर अगर आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अंडर रूट 8 क्या होता है, अंडर रूट 8 होता है 4 इंटू 2, मतलब ये 8 जो है वो होता है 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वापस 2, तो अंदर बचेगा 2 और 2 बाहर आके 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 टाइम्स अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 9 है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू अटेन करेंगे, इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिलेगी, जो कि आई बिलीव ईजी सा स्टैंडर्ड सा वैल्यू है जिसमें कोई हमने गलती नहीं की। x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ 4/9 एंड प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, बिल्कुल सही। और यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया। ये हो जाता है कितना 5/9 और ये हो जाता है 8/9, तो बेशक वही जो चीज़ें हमने की है वही आने वाली हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिखा। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया और इसका सोल्यूशन आपको समझ आया कि हमने कैसे एवेल्युएट किया। इस वाले पार्ट में आई बिलीव कोई डाउट नहीं है, और यही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करिए, बट रैशनलाइज करना या कुछ भी और करना आई डोंट थिंक विल मेक एनी सेंस, और शायद वो वापस वैसे ही कुछ फॉर्म ला के देगा। इससे अच्छा है आप इसे ऐसे ही रखिए और इसे आंसर मार्क करिए। आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ आया और यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आई एम वांटिंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। एंड खुद से ट्राई करने का पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, कि आप इस आंसर को एवेलुएट करिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपने क्या आंसर लेकर आए, और ये भी लिखिए कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की, यहाँ पर आपने चीज़ें कैसे सोची और कैसे वर्कआउट किया। तो जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने किया है स्टूडेंट्स, एक शानदार सा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन जो सभी लोगों से आई बिलीव सॉल्व हुआ है और चीज़ें अब आप वर्कआउट करना सीख गए हैं, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है सर, मैं इस पार्ट को अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो, और हमने सीखा है कॉस इनवर्स 12/13 को क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो ब्रेन में ऐसा होना चाहिए, बट फटाफट इसको ऐसा सोचते आना चाहिए कि हमें क्या करना है सर, हमें कॉस इनवर्स 12/13 को सिंप्लीफाई करना है ना। तो वही कहानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम इसे थीटा मान लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है सर, cos थीटा 12/13। ये सारी प्रोसेस ब्रेन में होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर cos थीटा 12/13 है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो जिसमें थीटा है। cos थीटा क्या होता है सर, 12 और 13। याद करिए स्टूडेंट्स 12 और 13 मतलब क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाते हैं बाय द वे, पर ऐसे भी नहीं सोचते आते तो सोचो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अगर 12 है तो 13 है हाइपोटेन्यूज, तो 12 अगर ये है तो ये है स्टूडेंट्स 13। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही। और अगर ऐसा कुछ है तो कैन आई फिगर आउट द परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे साइन में डेटा चाहिए, और अगर साइन में डेटा चाहिए तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 इज 169, 12 इज 144, और 169 में से अगर आप 144 सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक 25 आ जाता है। 169 और 144, 100 तो गए, 69 माइनस 44, इधर 2 बच रहा है, इधर 5 बच रहा है, बिल्कुल। और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने का मतलब है कि 5, 12 और 13 और इनके मल्टीपल्स में सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स एग्जिस्ट करती हैं।
तो अगर 12 13 दिख रहा है तो अगला 5 ही होगा, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आप ले सकते हो। बेशक वहाँ पे ये चीज़ें जस्टिफाइड होनी चाहिए ना कि हाइपोटेन्यूज है, ये इनमें से कुछ है, इस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आएंगी। जैसे हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा है 3 4 5, तो 3 4 और 5 के मल्टीपल्स भी, जैसे 3 का डबल कर दो, 4 का भी डबल कर दो, 5 का भी डबल कर दो, तो यानी कि 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, तो 6 8 और 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा और उससे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये बातें आप याद रखिए, है ना। तो अगर cos थीटा 12/13, तो आई थिंक अब मुझे पता चल गया कि सर अगर ये है बेस और ये है 13 हाइपोटेन्यूज और ये है बेस 12, तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए सर? साइन थीटा के लिए चाहिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 और 13 वाले ट्रिपलेट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, तो सर वो हो जाएगा 5/13। तो बेसिकली जो cos इनवर्स 12/13 लिखा है वो डायरेक्टली आप साइन इनवर्स 5/13 लिख दो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। ऐसे क्लिक नहीं हुआ तो क्या करूंगा सर साइन थीटा मैं यहाँ से लिखूंगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये हो जाता है 5/13। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 5/13। आई होप इसको लेके कंफ्यूजन या डाउट नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात। और अगर साइन इनवर्स 5/13 मुझे यहाँ मिलता है तो अब आई थिंक क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि देखो आप इधर ध्यान से, सर ये हो जा रहा है साइन इनवर्स कितना 3/5 और ये कितना हो जा रहा है सर? सर ये हो जा रहा है कॉस इनवर्स, जैसे अब मैं लिख पा रहा हूँ साइन इनवर्स 5/13। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। ये किसके इक्वल है सर? ये बेशक साइन इनवर्स सी के इक्वल है। अब मुझे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये नजर आ रहा है सर कि एक छोटा सा काम ये, क्या यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ देखनी है x² + y²? बेशक आप वो देखते चलिए, जब जब वैल्यूज दिए तब तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको वेरीफाई और वैलिडेट करें। तो 3/5 का स्क्वायर आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 3/5 स्क्वायर और 5/13 का स्क्वायर जब आप इन्हें स्क्वायर करके भी ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत हद तक बहुत छोटी ही होनी है। क्योंकि देखो 3/5 का स्क्वायर कितना होगा? सोच के देखो, ये हो जाएगा सर 9/25, है ना। अगर इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाता है 9/25, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो और छोटा हो जाएगा, कितना? 25 क्लियरली 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। एंड क्लियरली बहुत छोटे छोटे नंबर है, कंपैरेटिवली दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स। मतलब एक मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटेड सा आइडिया भी दूँ ना, तो देखो ऑलरेडी 3/5 5/13 छोटे थे और इनका स्क्वायर करके ऐड करो तो ऑल दो ये और छोटे हो गए। कैसे छोटे हो गए स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, 9 का ट्रिपल होता है 27, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/3 है। अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, है ना। 25 का 4 टाइम्स होता है 100, 25 का 6 टाइम्स होता है 150, 25 का ऑलमोस्ट हम 7 टाइम्स चले जाते हैं 175, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 1/7 है। आप बात समझ पा रहे हो? सो 1/3 और 1/7 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये 1 के बियॉन्ड जाने वाला ही नहीं है। तो क्लियरली सर ये जो x² + y² है लेस देन 1 है। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटेड सा गेस किया, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है ना। यानी वापस जब x² + y² 1 से छोटा हुआ तो मैं क्या सोचूंगा सर मैं वही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हमारा जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, जो कि क्या होता है स्टूडेंट? साइन इनवर्स ऑफ x। अब x कितना है सर? याद करिए, x है 3/5, तो दिस इज x टाइम्स √ ओवर 1 - y² और 1 - y² यानी कितना? 25/169। सो दिस इज गोइंग टू बी 25/169। आई होप आपको क्लिक हो रहा है कि मैं इसको किस तरफ लेकर जा रहा हूँ। अब बीच में ऑब्वियसली कौन सा साइन लगा हुआ है सर? बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्लस y कितना है स्टूडेंट्स? 5/13, तो दिस इज 5/13 इंटू √ ओवर 1 - x², और x² कितना हो जाएगा? क्लियरली आई थिंक मैंने 3/5 से ही लिखा है क्या? आई थिंक सही लिखा है, एंड 9/25 बिल्कुल, तो हम इसे लिखेंगे 9/25। आई होप यहाँ भी कोई डाउट कन्फ्यूजन या कोई नहीं है। और इस तरीके से हमारा एक्सपांशन बनेगा जो कि किसके इक्वल है? जो कि क्लियरली साइन इनवर्स ऑफ सी के इक्वल है। एंड आई थिंक अगेन हमारा क्लियरली ये कैसा फंक्शन है सर? ये क्लियरली एक 1-to-1 फंक्शन है, और 1-to-1 फंक्शन मतलब ये वैल्यू सी के इक्वल होगी। तो मैं सी के काफ़ी क्लोज हूँ अगर मैं वैल्यूज फिगर आउट करना चाहूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है सर? बड़े ध्यान से देखिए, 169 - 25 अभी फिगर आउट किया 144, यस 144, और 144 का √12 और 12/13 है ना, तो कितना हो जाएगा? 3 × 12/5 × 13। आई होप ये बात आपको समझ आई। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? पहले तो 5/13 दिख रहा है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। 5/13 दिख रहा है, इंटू यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिर से गौर फरमाइए स्टूडेंट्स, 12 - 9 दैट 16/25, और 16/25 कितना होता है? 4/5। आई होप ये बात आपको समझ आई, और ये किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? ये क्लियरली सी के इक्वल होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। आई थिंक चीज़ें सिंप्लीफाई करने से अच्छा है सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड ही कर दें। तो अगर मैं चीज़ें देखूँ तो सर मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 12 × 3 36, 5 × 4 20, है ना। आई होप इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन कहीं और कुछ हो भी नहीं रहा है, और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बात वापस घूम के वहीं जाएगी। फिर से बोलता हूँ, 12 × 3 36, 5 × 4 20, और 36 में जब 20 ऐड किया तो 46 + 10 56, तो ये हो जाता है 56 डिवाइडेड बाय 5 × 13, है ना।
और इस तरीके से आप सी की वैल्यू निकालते हैं। आई थिंक 13 की टेबल में 56 का स्कोप बनता नहीं है, 5 का भी नहीं बनता है, तो चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाइड हैं, चीज़ें इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकती और यही आपकी सी की वैल्यू होगी, बस 13 का 5 टाइम्स। 13 का अगर 5 टाइम्स नहीं याद है, वैसे तो 65 होता है स्टूडेंट्स, कैसे सोच सकते हो, 13 का 10 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2, 13 का 10 होता है 130, 130 का हाफ, 130 का हाफ 65, तो आप क्या लिखोगे इसको स्टूडेंट्स, 56/65, जो कि होगी आपकी वैल्यू सी की। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आप चीज़ें निकालेंगे। आई होप ये वाला पार्ट बहुत क्लियरली समझ आया और यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है। क्या आपको समझ आया सीधे सीधे स्टूडेंट्स कि हमने कैसे से फिगर आउट किया और कैसे आंसर निकाला? एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई होप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पा रहे हैं। मेरा मोटिव, मेरा इंटेंट बड़ा सिंपल था कि मैक्सिमम केसेस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही यूज़ करने, पर बेशक आपको ये क्रॉस चेक करना आपका पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ये सारी माइन्यूट सी डिटेल्स के साथ थोड़े से चेंजेस करके चीज़ें बदल देते हैं, और जैसे ही चीज़ें बदलेंगी स्टूडेंट्स, हमें इन चीज़ों के लिए, हमें इन हालातों के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, इन सिनेरियोज के लिए तैयार रहना होगा। इसी कहानी के साथ और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और इस वाले पार्ट को एवेलुएट करेंगे। ये क्वेश्चन आई होप समझ आया था, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड से इलस्ट्रेशंस थे आपको समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे करनी है, चीज़ें कैसे होने वाली हैं। और इसी के साथ अब हम आते हैं हमारे उस पार्ट पर जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। आई होप यही वही फॉर्मूले हैं, ये भी वही फॉर्मूले हैं जो हमारे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उन्हीं के एक्सटेंडेड वर्जन से अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हो तो मेरा सजेशन है कि अब ये सारी कहानी एक तरफ रखते हुए वो स्टैंडर्ड वर्जन याद करो। सर स्टैंडर्ड वर्जन क्या होता है, याद करिए स्टूडेंट्स, हमने तो बड़ी सिंपल सी बात क्या सीखी है कि सर अगर मेरे को कोई ऐसा देता है, अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है cos a प्लस बी, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ, cos a प्लस बी हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, cos a cos b, बट आई होप यू रिमेंबर जब ये प्लस होता है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, हम इस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और जब ये cos a cos b माइनस sin a sin b हो रहा होता है तो आई थिंक अब वापस वही पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अगर सर मैं सोचना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं एक एजम्पशन ले लूँ सर कि cos a को मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ लेट्स से x, इफ आई कॉल cos a x फॉर अ वाइल एंड cos b y फॉर अ वाइल, तो आई होप आई रीड नॉट टेल यू कि सर sin a कितना हो जाएगा, सर sin a क्लियरली कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हमारी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन। एंड सिमिलरली sin b कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सर sin b हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स हम दो रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं, यहाँ से दो रिजल्ट और क्या आ सकते हैं, अगर cos a x है तो a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x, और अगर cos b y है तो b कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ y। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आई, और इन्हीं दोनों बातों को मैं अप्लाई करता हूं तो इस एक्सप्रेशन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, देखो इधर बचेगा a प्लस बी, कॉस को उधर लिखे गए तो कॉस इनवर्स, और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सर a प्लस बी में a को मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स x और b को मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स y। आई होप अब आपको ये बातें बहुत ईजिली और डायरेक्टली समझ आती हैं। सर इस तरफ आने वाला है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और cos इनवर्स ऑफ व्हाट, सर cos इनवर्स ऑफ cos a cos b, सर cos a को x माने cos b को y माने, तो ये हो जाएगा xy माइनस sin a sin b, sin a कितना है स्टूडेंट्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b कितना है सर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। बट सर क्या हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्या हमेशा हमारे काम यही फॉर्मूला आने वाला है, क्या हम इससे ही यूज़ करेंगे, आई डाउट कि सर हर बार यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या आपको वापस वही बात नजर आ रही है कि वापस एक प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगी सर प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी होगी कि सर सोच के देखो, ये है कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगी। ये जो पूरी वैल्यू होगी ये हमेशा 0 से पाई के बीच ही होगी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? लेकिन सर इस तरफ अगर आप देखो तो ये भी एक कॉस इनवर्स एक्स है और ये भी एक कॉस इनवर्स वाई। ये खुद अपने आप में 0 से पाई तक होगा और ये खुद भी अपने आप में 0 से पाई तक होगा। तो बेशक सर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर होने को भी आई, चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो 0 + 0 कितना होगा 0, लेकिन मैक्सिमम केस अगर दोनों ही पाई और पाई हो गए तो मैक्सिमम केस में पाई प्लस पाई कितना हो सकता है 2 पाई। तो सर ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्यूमुलेटिवली आपकी 0 से 2 पाई के बीच घूमेगी और राइट हैंड साइड आपकी 0 से पाई के बीच घूमेगी, और वापस सिंक में आने के लिए हमें चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर राइट हैंड साइड बस 0 से पाई के बीच में ही होना रखती है, अपने आप को तय कर लेती है, और ये तो सर 0 से 2 पाई तक चलता है। तो अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड को सिंक में लाना है, उन्हें इक्वल रखना है, कहीं कोई डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो मेरा सजेशन है कि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे, और वही चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स। कि वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं उस कहानी से ज़्यादा ज़रूरी है वो चेंजेस क्या हैं और किस सिनेरियो में कौन सा चेंज अप्लाई करना है, वो
वो हमें याद रखना है। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। तो सर सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कि सर अगर x और y दोनों का सम, इस बार स्क्वायर नहीं करना है जो हम साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में कर रहे थे, इस बार बस ये सोचना है कि सर अगर ये x और y है, पहली बात तो स्टूडेंट्स ये तो तय है कि अगर प्लस हो या माइनस, x और y -1 से 1 के बीच ही होंगे, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स में बेशक x और y रियल हो सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स और cos इनवर्स में जब आप x और y जो भी आप लेते हैं वेरिएबल, वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही होता है। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन सर अगर ये -1 से 1 के बीच होता है तो आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहला सिनारियो, बस सिंपल सी बात है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इस बार उतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। क्या सर? सर x और y -1 से 1 के बीच, x और y -1 से 1 के बीच, तो प्लस माइनस प्रोडक्ट कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि अगर दोनों का सम पॉजिटिव तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और दोनों का सम नेगेटिव तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आसान है स्टूडेंट्स, आई होप ये तो आप याद रख पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही, यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज है, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने में याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये x है और ये y है, तो सर अगर x y से बड़ा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि बीच में प्लस आ जाता है, आई होप आपको पता है। और अगर x y से इसमें छोटा सा करेक्शन, अगर x y से बड़ा है, x y से बेशक बड़ा होगा, लेकिन इस केस में वो स्टूडेंट्स की x जो है अगर वो पॉजिटिव है और y जो है वो अगर नेगेटिव है, बस यहाँ पे ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो बस x और y सिर्फ बड़ा है, -1 से 1 के बीच कुछ भी हो तो सीधा सीधा है, लेकिन अगर ये सिनेरियो आ रहा है, ये कौन सा सिनेरियो स्टूडेंट्स, जब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, उस केस में आप बेशक सर ये वाला वर्जन इसका अप्लाई करेंगे। I repeat my statement students, mostly you will end up using this expression and this expression in most of the cases. They don't generally come up with this and this, but yes you need to remember these expressions as well, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो ऐसा बनेगा और अगर आपने गलती कर दी कि आपने ठीक से ऑब्जर्व नहीं करा तो आप उसे मिस कर दोगे और आप इन फॉर्मूले के बजाय वहाँ भी यही फॉर्मूले लगा दोगे और आप गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए, LHS और RHS को सिंक में रखने के लिए हम ये वाले चेंजेस जरूर लाएंगे। आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। आई होप इसे आपने अच्छे से देखा और समझा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, अगर प्लस करना है तो बहुत सिंपल सा काम, अगर दोनों का सम x और y का सम ग्रेटर देन 0 है तो आप सीधा सीधा यही फॉर्मूला, लेकिन अगर x और y का सम लेस देन 0 आया, अगर x और y का सम लेस देन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, कुछ भी हो, कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा और बड़ा होगा, क्योंकि तभी जाकर उन दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन 0। उस केस में आप 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ तो चीज़ें और सिंपल है। कैसे सिंपल है सर अगर x y से बड़ा हुआ, सिंपल सी बात, अगर x y से बड़ा हुआ, अगर x y से बड़ा हुआ तो उस केस में तो आप सीधे सीधे एक्सप्रेशन लगा देना। कब की बात है सर? ये तब की बात है जब बीच में क्या आ रहा है, माइनस। तो प्लस के वक्त चीज़ें अलग तरीके से देखनी है, माइनस करते वक्त चीज़ें अलग तरीके से देखनी। कैसे अलग तरीके से देखनी है स्टूडेंट्स? इस बार जब आप देखोगे तो एक और बात का ध्यान रखोगे सर कि जब अगर x y से बड़ा हुआ, बेशक x y से बड़ा है, लेकिन एक कंपैरिजन में ये बात होगी सर कि x प्योरली पॉजिटिव है, y प्योरली नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हों, तो नेगेटिव नंबर्स में भी हम बड़ा और छोटा तो देख ही सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में भी बड़ा और छोटा नंबर हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है और उसमें जो x है जो वो y से बड़ा है, अगर ऐसा है तो आप इसके आगे सीधा सीधा क्या लगा देंगे, माइनस साइन, ताकि इक्वेशंस LHS और RHS में बैलेंस हो जाए। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स इस पर भी बेस्ड कुछ एप्लीकेशन करेंगे, पर इसे आई होप आपने अच्छे से समझा और इसमें कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन अभी तक तो फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं है ना। अगर इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएं और कुछ चीज़ें और देखना चाहें, आई होप ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी आपको अच्छे से समझ आया, इस वाले पार्ट में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने आता है एक और शानदार सा क्वेश्चन। ज़रा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा क्वेश्चन है। एक तरफ आपको अल्फा दिया हुआ है और एक तरफ बीटा दिया हुआ है। अल्फा क्लियरली हमारा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, बीटा क्लियरली आपका कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला है। सजेशन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के आपको मुझे बताना है कि उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या इक्वल है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या रिलेशन पता ही नहीं कर सकते। जो भी आप कर सकते हैं मुझे करिए और बताइए, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें पता हैं, बस अब वो जो नॉलेज आपका है उसे अप्लाई करना है अपनी इंटेलिजेंस, अपने लॉजिक से। और जैसे ही आंसर आता है कमेंट में लिखिए स्टूडेंट्स, और अप्रोच जरूर लिखिए कि आपने कैसे सोचा, और मुझे बताइएगा कि आप कौन से वर्जन्स यूज कर रहे हो इन फॉर्मूले के। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कौन सा वर्जन यूज होगा, और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूले का कौन सा वर्जन इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ये जल्दी से मुझे यहाँ पर देखकर क्विकली बताइए।
आई होप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर स्टूडेंट के पास अपनी अलग अलग अप्रोचेस होगी। एक सीधा सा आसान सा तरीका हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स। पहले काम करते हैं अल्फा एवेलुएट करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो सर 4/5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 16/25 और ये 1/9, और मेजरली बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, ये x² + y² जो आप करेंगे 1 से छोटा ही है ना। और अगर ऐसा है तो मैं सीधा सीधा हमारा स्टैंडर्ड वर्जन ही लगाऊंगा फॉर्मूले का, यानी मैं सीधे सीधे से सोचूंगा। आप कैसे करेंगे सर? अगर आप अल्फा निकालना चाह रहे हो, अगर आप अल्फा इवैल्यूएट करना चाह रहे हो तो अल्फा कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सेम वही बात स्टूडेंट्स। क्या सर? अल्फा होगा साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो कैसे सोचेंगे? x यानी 4/5 टाइम्स अंडर ओवर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट्स क्लियरली 1/9 है ना। सिमिलरली बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी हम लगाएंगे प्लस, और फिर क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? y यानी कितना? 1/3 टाइम्स अंडर ओवर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, दैट्स क्लियरली 16/25। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। और अगर अब आप अल्फा डिफाइन करना चाहें तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सर अगर मैं अल्फा को देखूँ तो मैं ये लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। ये तो है 9 और ये है 25 है ना। तो न्यूमरेटर में तो क्लियरली 9 - 1 यानी 8, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स √8 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 इंटू क्लियरली कितना स्टूडेंट्स? 9 का √3। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से 25 - 16 कितना होता है स्टूडेंट्स? 9 है ना। और 9 का √ कितना होता है? 3, और 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 इंटू 5। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि अभी 3 से 3 कैंसिल मत करिए, 5 इंटू 3 5 इंटू 3। आप सिंप्लीफाइड वर्जन इसका देखिए तो वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैं अल्फा को लिखना चाहूँ सर, अल्फा जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए, साइन इनवर्स ऑफ √8 कितना होता है? √8 अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वही 4 इंटू 2, 4 का √2 तो 2√2 है ना। और 2 अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो 8 टाइम्स √2 + 3 है ना। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है? 8 टाइम्स √2 + 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? सर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 दैट्स 15 है ना। सो डिनोमिनेटर में वी हैव 15। अब अगर आप इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैं अल्फा और बीटा कंपेयर करने में इंटरेस्टेड हूँ बेसिकली। तो अगर अल्फा को ध्यान से देखें तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, √2 कितना होता है? 1.4, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 है ना। अगर ये 1.5 भी होता मान लो तो 8 का 1.5, 8 का 1.5 गुना, 8 का 1.5 गुना होगा कि 8 और 8 का आधा यानी 12, 8 + 4 12, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 1.5 गुना भी होता, और 12 और 3 होता 15, और 15/15 होता 1, पर ये 1.5 नहीं है, 1.4 है, यानी एक छोटी वैल्यू है। तो ये 1 से छोटी वैल्यू है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई रिपीट माई स्टेटमेंट। अगर ये 1.5 होता तो ये 15/15 यानी 1 होता है, यानी साइन इनवर्स 1 होता, और साइन इनवर्स 1 यानी π/2 होता। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो वैल्यू है 1 से छोटी है, और अगर ये वैल्यू मतलब ये जो √2 है वो 1.5 से छोटा है, 1.4, तो ओवरऑल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये जो एक्सप्रेशन है 1 से छोटा है। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो लिखा हुआ है 8√2 + 3/15 जो है वो 1 से छोटा है। और सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 1 से छोटा है, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका जो साइन इनवर्स होगा और इसका जो साइन इनवर्स होगा, मतलब अगर ये 1 से छोटा है तो अल्फा क्या होगा? वो 90 से छोटा होगा, π/2 से छोटा होगा, क्योंकि जब यही 1 नहीं हो रहा है, अगर ये 1 होता तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री। पर चूंकि ये 1 से छोटा है तो ये जो अल्फा है वो 90 डिग्री यानी π/2 से कम होगा। अगर आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें, क्यों ले लें? क्योंकि दोनों तरफ साइन इनवर्स इसलिए ले सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बिल्कुल ये साइन यही रहेगा। आई होप आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस की वो सारी बातें याद है। तो मैं कहूंगा कि बेशक सर जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ 8√2 + 3/15 जो होगा वो क्लियरली सर साइन इनवर्स 1 से छोटा होगा, साइन इनवर्स 1 से छोटा होगा। साइन इनवर्स 1 कितना है सर? π/2, और ये कितना है सर? ये है अल्फा। तो इन शॉर्ट मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अल्फा जो है वो π/2 से छोटा है। तो पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाला स्टूडेंट्स कि अल्फा जो था वो π/2 से छोटा है। आई होप ये लर्निंग आपको याद रहेगी। इसके अलावा अब मैं वापस अगर क्वेश्चन के पास आऊँ, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है? बीटा विच इज cos इनवर्स 4/5 + cos इनवर्स 1/3। ठीक है, हमारे पास बीटा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट्स। बीटा क्या लिखा हुआ है सर? बीटा लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 + cos इनवर्स 1/3। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही। सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स। हिंट ये है, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है? हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि cos इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स एक्स, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना होता है π/2, क्योंकि हमने पढ़ा है सर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब सेम वैल्यू का अगर कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स लें तो वो बेशक π/2 होता है। आई होप ये प्रॉपर्टी याद है। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो क्या मैं यहाँ से ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सर अगर आप कॉस इनवर्स एक्स जानते हैं तो आप उसे लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। खैर मैं चाहूँ तो यही फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, हमारा कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी वाला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। पर अगर यहाँ पर हम इसे ऐसे सोचना चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यों कि बीटा अगर मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 4/5 को मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5, और सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/3 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और अब बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करें तो बीटा को अगर हम लिखना चाहें तो π/2 प्लस π/2 कितना होता है पाई में से माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। और अगर अब आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 1/3 जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 4/5 plus sin inverse 1/3 is nothing but alpha. It is nothing but alpha. It is nothing but alpha. यानी बीटा will be पाई माइनस अल्फा, बीटा इज पाई माइनस अल्फा। अब एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि सर बीटा जो है वो है पाई माइनस अल्फा। हमने क्या रिजल्ट निकाला स्टूडेंट्स, बीटा जो है वो है पाई माइनस अल्फा। अब एक छोटी सी बात सोच के देखो स्टूडेंट्स, अल्फा ऑलरेडी π/2 से छोटा है, अल्फा ऑलरेडी π/2 से छोटा है। अगर अल्फा ऑलरेडी π/2 से छोटा है, क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, ऐसे समझाता हूँ, सोच के देखो, अगर π/2 से छोटी कोई वैल्यू पाई में से सब्ट्रैक्ट की तो π/2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी ना। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप बात बड़ी सिंपल सी। ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे बीटा कुछ है ना, और बीटा कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, है ना, और अल्फा मान लेते हैं, अल्फा क्लियरली π/2 से छोटा है, मतलब अल्फा क्या है 90 डिग्री से छोटा है, तो एक मान लो 90 डिग्री से छोटा कोई भी नंबर, लेट्स से अगर आपको लग रहा है तो 89 ही ले लो। जैसे ही अल्फा 89 हुआ तो 180 माइनस 89 ये कितना हो जाएगा 91। आई होप मेरी बात, मतलब 180 के आधे से ये छोटा है, तो ये जो है वो 180 के आधे से बड़ा होगा ना। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर मैथमेटिकली अगर आप प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे भी सोच सकते हो। सर एक काम करते हैं, मतलब हम सिंपल सा इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट, मतलब आई होप ये ऑब्जर्वेशन से आपको नजर आया। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो एक काम करते हैं, पहले दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा माइनस अल्फा ग्रेटर देन माइनस π/2। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब मैं दोनों तरफ पाई ऐड कर देता हूँ, मैं दोनों तरफ पाई ऐड कर देता हूँ, तो जैसे ही दोनों तरफ पाई ऐड किया तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन पाई माइनस π/2, है ना। अगर दोनों तरफ पाई ऐड किया तो पाई माइनस अल्फा कितना होता है सर, पाई माइनस अल्फा होता है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन पाई माइनस π/2 कितना होता है π/2। तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने है, मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हो। सर क्लियरली सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि जो अल्फा है वो π/2 से छोटा है और जो बीटा है वो π/2 से बड़ा है। सर अगर अल्फा π/2 से छोटा है और अगर बीटा π/2 से बड़ा है तो आई नीड नॉट से एनीथिंग, सर बीटा बड़ा होगा अल्फा छोटा होगा, बराबर होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो बीटा बड़ा होगा और अल्फा छोटा होगा, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब आई कंक्लूड दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्यों सर, क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन π/2, है ना। अगर और स्पेसिफिक अगर मुझसे पूछा जाता ना अगर पॉइंट, तो मैं ऐसा कहता स्टूडेंट्स कि बीटा is greater than π/2 and π/2 is greater than alpha because alpha is less than π/2। अगर मुझसे ये भी एक ऑप्शन होता तो मैं ये और ज़्यादा प्रिसाइज आंसर मार्क करता। तो ये दोनों हमारे सामने रिजल्ट हैं स्टूडेंट्स। आई होप दोनों बातें आपको समझ आई। और एक और रिजल्ट हमने निकाला था स्टूडेंट्स, क्या कि अल्फा और बीटा जो हैं उनका सम पाई था या क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से ऑफकोर्स अल्फा को इधर लेके गए तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो भी पाई होगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट आप डिराइव कर सकते थे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ रिजल्ट है। अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, जैसे IIT JEE एडवांस में क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो इस इक्वेशन को देख के आप ये 3-4 रिजल्ट्स डिराइव कर सकते थे कि बीटा सर अल्फा से बड़ा होगा, बीटा π/2 से बड़ा होगा और अल्फा π/2 से छोटा होगा, और अल्फा और बीटा का सम पाई होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिराइव्ड। और इस बेसिस पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल इस सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन करेक्ट है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि सर जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है और हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियरली नजर आया। ऑप्शन बी और सी तो स्कोप से बाहर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर फिगर आउट करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्मूथली समझ आई, यहाँ तक कोई भी डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है और चीज़ें
क्लियर है। आई होप तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई, जो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। हमने क्या क्या चीज़ें देखी स्टूडेंट? सबसे पहला जो पार्ट हमने देखा, हमने आज शुरुआत की साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई से, है ना। हमने इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर किया और इस फॉर्मूले का सीधा सीधा सा जो वर्जन था वो क्या था स्टूडेंट्स? याद करिए ये वाला फ्लो चार्ट, जब अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ भी लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट अगर दोनों का प्रोडक्ट जैसे ही नेगेटिव हुआ तो एक्स पॉजिटिव तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर एक्स नेगेटिव तो माइनस पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला मत भूलिएगा, वो सीधे सीधे अक्सर लगता है ना, बहुत रेयरली ये लगते हैं पर लग जाते हैं, तो इनसे भी अवेयर रहिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमने दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक्सप्लोर किए। कौन से दो इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले एक्सप्लोर किए सर? हमने सीखा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, और बहुत ही सुलझा हुआ सा फॉर्मूला है। हमें कुछ नहीं करना, हमें x और y का सम करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और अगर उनका सम नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, बस इतनी सी बात थी। 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतनी सी बात थी। ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला था। आई होप याद रहेगा। ना सिर्फ ये, बस छोटा सा ट्रिकी पार्ट, ये थोड़ा सा हमेशा ट्रिकी रहता है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। इसको देखते वक्त बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर अगर चीज़ें सॉर्टेड है, मतलब अगर एक्स वाई से बड़ा है और कुछ भी नहीं है, बस एक्स वाई से अगर बड़ा है तो आप बेशक ये अप्लाई करिए। लेकिन अगर गलती से ये होता है सर कि एक्स पॉजिटिव रहता है वाई नेगेटिव होता है, अगर ऐसा होता है तो उस केस में भी ऑब्वियसली एक्स तो वाई से बड़ा ही होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। पर जब ऐसा हो कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो उस केस में आप फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस बात को समझो। मैं दोनों सिनेरियो आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझाता हूँ तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बात को समझो, यहाँ पे पहली बात तो ये एंड एक्स ग्रेटर देन वाई लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर y जो है वो नेगेटिव है और x जो है वो पॉजिटिव, तो एनीवे x इज बाउंड टू बी ग्रेटर देन y। क्या पॉइंट आप समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन y होने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। यहाँ पे x ग्रेटर देन y होने का मतलब है कि जब x और y या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये बात का फर्क है। तो जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो उस केस में अगर x y से बड़ा है तो हम ये वर्जन यूज करेंगे, और जब ये वाला वर्जन लाना है तो कब? जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अच्छा सर, एक केस आप तो भूल रहे हो, आपने तो 3 ही केस बताए। आपने 3 केस कैसे बताए सर? ध्यान से सुनना, मैं आपको तीनों केस बताता हूँ और तीनों केस में क्या प्रॉब्लम है और क्या कंफ्यूजन हो सकती है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। समझो, एक केस जब x और y दोनों पॉजिटिव है, जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, मतलब जो x है वो सर मान लेते हैं 0 से 1 के बीच है। प्लीज़ इस बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। पहला केस जब x भी पॉजिटिव है सर और y भी पॉजिटिव है, और सर इस केस में अगर x जो है वो y से बड़ा है उसके इक्वल है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? मेरे ख्याल से हम इसी केस पे आ जाएंगे कि सर देखो x और y दोनों -1 से 1 के बीच है और x y से बड़ा है। बेशक हम ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला कि जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, लग जाता है। सर अच्छी बात है, ये मान लिया आपकी बात। सर एक और केस मान लेते हैं। एक और केस क्या हो सकता है सर? सर जब x नेगेटिव हो, यानी x क्या हो सर? मैं इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 पे आप क्लोज ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि 0 को कंपेयर करना मुश्किल है नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में, बट 1 और -1 तो कंपेरेबल हैं। सर अगर x नेगेटिव है, -1 से 0 के बीच में है, और y भी क्लियरली -1 से 0 के बीच में, और यहाँ भी मुझे पता है सर कि x जो है वो y से बड़ा है, अगर x जो है वो y से बड़ा है तो क्या सर करेंगे? तो भी आप यही यूज़ करेंगे। फिर सर आप ये फॉर्मूला कैसे भूल जा रहे हो कि सर यहाँ पे वो केस जब x y से छोटा हो या यहाँ पे वो केस जब x y से छोटा हो। आप सोच के देखो ना, x y से छोटा अगर हुआ मान लो तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लोगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x। और अगर x y से छोटा तो अभी फॉर्मूला कैसा बन गया? cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x। और फिर y x से बड़ा होगा तो वापस वही सिनेरियो बन जाएगा, फिर वापस वही फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो वही केस एक्सप्लोर किया जब x y से बड़ा है, आपने वो केस तो बताया ही नहीं। तीसरा केस जब y भी तो x से बड़ा हो सकता है। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि y x से बड़ा होता, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था y x से बड़ा होता। बेशक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस केस में क्या करोगे? उस केस में नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x। और वही बात वापस कि अगर y x से बड़ा है तो या तो ये होगा या ये होगा, और जो भी होगा फिर उस अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? उस केस में फिर ये इस तरीके से लग रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप बात समझो स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ना है, फॉर्मूला वही है वापस। तो क्या आप मेरी बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो? पर हाँ सर, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बस ध्यान रखिए, अगर जिस पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप ये cos इनवर्स y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो cos इनवर्स x में से, तो ये जो y है अगर ये y नेगेटिव और ये x पॉजिटिव है, तब बस आपको ध्यान रखना है, तब आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? नेगेटिव साइन। बस इतना छोटा सा फर्क, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट,
आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब ये नेगेटिव साइन है तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। अगर ये y नेगेटिव और ये x पॉजिटिव है तो बस यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, ताकि हमारी LHS और RHS सिंक में रहे और हमारे प्रिंसिपल रेंज से चीज़ें बिगड़े ना। आई होप आपको वो सारी बातें याद है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला नहीं है, मैं फिर से हिंट देकर आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये वाला वर्जन और ये वाला वर्जन याद रखिए, ये हमारे काम का है। पर बेशक ये और ये भी लग जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, तो इनसे भी अवेयर रहिएगा, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। आई होप हमने अभी तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एंड ऑफ कोर्स इनके नेगेटिव वाले पार्ट भी एक्सप्लोर किए डिटेल में और अलग अलग वर्जन सीखे। यहाँ तक मेरा पूरा यकीन है आपको एक भी फॉर्मूले में डाउट नहीं है। हमने हर फॉर्मूले को काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया ताकि हमने कोशिश की हम सारे फॉर्मूले याद रख पाएं और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी में ना रहे। विद दैट स्टूडेंट्स सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, मेरा पूरा यकीन है कि आपको पता है www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो इंश्योर करता है कि हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करें। यानी हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम देने का दावा करते हैं। यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अगर आप देखें, अगर आप अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखें, गवर्नमेंट एग्जाम भी देख लें, रेलवे, SSC, बैंकिंग, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये वाली देखें, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, CUET, ऐसे हर सेक्टर, हर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन नहीं है कि आपकी डिटेल्स मांगकर कुछ पेड वर्जन में कन्वर्ट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। यानी कि वेबसाइट पर आइए, आप एक्सप्लोर करिए, और ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ क्वालिटी एजुकेशन देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आप खुद फील करेंगे लेक्चर्स के दौरान, DPP के दौरान, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के दौरान, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दौरान, एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुअली आप ये भी फील करेंगे लाइव टेस्ट जो हम करेंगे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट या मॉक्स, हर चीज़ आपको क्वालिटी अश्योर्ड मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप IIT JEE वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप IIT JEE पर क्लिक करिए। जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज़ सेग्रीगेटेड और बहुत प्रॉपर्ली अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे अगर मैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स पर वॉच नाउ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन ये चीज़ें डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर अभी जो लेक्चर चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी लेक्चर देखना है आप देखो, उनके लेक्चर्स, उनकी DPP के सोल्यूशन सब कुछ यहाँ पर है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी एक्सेस कर सकते हो। आपको यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, जो हमारा IIT JEE नीट वाला चैनल है। एंड ऑफ कोर्स आपके डाउट फॉरवर्ड करने का लिंक आपके पास ये रहा, आस्क योर डाउट। आई होप ये सारी बातें आपको पता है। और जैसे ही जो भी आपको लेक्चर देखना है बस वहीं वॉच नाउ पर क्लिक करिए। बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर बिना यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हुए आप यहीं से चीज़ें देख सकते हैं, है ना। आप यही चीज़ें चाहें फुल स्क्रीन पर यहीं से देख सकते हो, या फिर चाहो तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। वहाँ भी सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म स्टूडेंट जो आई होप आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। इससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड, और इसी तरीके से हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको हमेशा चीज़ें पता चलती रहें और आप हमेशा नोटिफाइड रहें। इसके अलावा एक और खास और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो हर वो शख्स जो IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे चैनल को पहुंचाइए और उनसे भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ, इस क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ले पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।